वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के बारे में, नैम इंडिया के बारे में। ओके, हम इसका बिजनेस समझेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस समझेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल समझेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न समझेंगे। ओके, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट इज एंगेज्ड इन मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग एएमसीज में से एक है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जो लोगों का पैसा अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है। और इसका अपने ईटीएफ्स भी हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। द कंपनी इज प्रमोटेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जापान विद एसेट्स ऑफ ओवर जेपीवाई 96 ट्रिलियन एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। ये जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा प्रमोटेड है, जो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। The AMC has track record of 30 years with 21.9 million unique investors. Over 1 in 3 mutual fund investors in India invest with Nippon Mutual Fund. इनके पास लगभग 2.19 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, यानी इंडिया में हर 3 में से एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर निप्पॉन के साथ जुड़ा हुआ है। मार्केट पोजीशन फोर्थ लार्जेस्ट एएमसी बेस्ड ऑन टोटल, इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट एएमसी है। और फर्स्ट नंबर की है ये नॉन बैंकिंग, जिनका अपना कोई बैंक नहीं है, नॉन बैंक एएमसी है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स में नेम इंडिया 7,61,000 करोड़, इनका टोटल एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,61,000 करोड़ का है, जिनमें म्यूचुअल फंड्स में है 6,54,000 करोड़, और मैनेज्ड अकाउंट्स एयूएम जिनमें पीएमएस भी आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, 90,400 करोड़, इंटरनेशनल एयूएम 16,100 करोड़ का। रिटेल बी 30 एसेट्स आर 1,32,000 करोड़, इंडिविजुअल एयूएम 3,97,000 करोड़। ये जो 3,97,000 करोड़ इंडिविजुअल एयूएम है, ये दर्शाता है कि आम जनता यानी रिटेलर्स को इन पर बहुत भरोसा है। ओके, नेम इंडिया इज द largest ETF players in India with an 19.77% market share and 55 passive fund offerings। ये ETF के मामले में लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, और 19.77% इनका मार्केट शेयर है, जिनमें इनके पास 55 तो पैसिव स्कीम्स हैं और 46 इनमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम 46 एंड पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स 55, जो यहाँ पे ये दे रखा है ना। इनके पास 18 AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स हैं, जो रियल एस्टेट और टेक वेंचर कैपिटल जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं। दे ऑफर 5 PMS स्कीम्स एंड नेम मैनेज 18 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पब्लिक इक्विटी, रियल एस्टेट क्रेडिट, परफॉर्मिंग क्रेडिट एंड टेक वेंचर कैपिटल VC। ओके, Group has 49% interest in Reliance Capital Pension Fund Limited, which is registered as a pension fund manager with the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Distribution network. NAM India has a large distribution network comprising over 1,19,200 impaneled डिस्ट्रीब्यूटर। इनके पास 1,19,200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है, बैंक्स, IFAs, ETC वगैरह। इनमें डायरेक्ट चैनल 57% है। इसका मतलब क्या है कि
57% पैसा लोग डायरेक्ट इनकी वेबसाइट या ऐप से लगाते हैं। चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स 43%। 43% पैसा एजेंट्स के जरिए आता है, जिनमें कस्टमर्स देखें तो कॉरपोरेट होता है, कॉरपोरेट है 39%। HNI जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो 34% है, और रिटेल है 27%, जो कि इनका एक लोगों का भरोसा भी दिखाता है ना। अब जियोग्राफिक स्प्रेड, T30 लोकेशंस में 81% है, B30 लोकेशंस 19% है। अभी T30 और B30 क्या होता है? T30 होता है इंडिया के टॉप के 30 शहर, 30 बड़े शहर जहां से म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। ये शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद जैसे मेट्रो और डेवलप्ड सिटीज आते हैं, है ना। इनकी खास बात क्या है? T30 शहरों की, इन शहरों में लोगों को इन्वेस्टमेंट की समझ ज्यादा होती है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी बैंक्स, ब्रोकर्स बहुत मजबूत होता है। फिर T30 लोकेशंस पे इनका शेयर है 81% और B30 लोकेशन 19%। बी बी का मतलब होता है यहाँ पे बियॉन्ड, टॉप 30 के शहरों को छोड़कर बाकी पूरा इंडिया B30 में आता है। इसमें टीयर टू टीयर थ्री सिटीज और गांव देहात यानी रूरल एरिया शामिल हैं। इसकी खास बात क्या है कि सेबी हमेशा एएमसीज को प्रमोट करता है कि वो B30 शहरों में अपना बिजनेस बढ़ाएं, क्योंकि वहां अभी भी बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निप्पॉन का 19% एयूएम B30 लोकेशन से आता है, और 81% एयूएम एसेट मैनेजमेंट वो आता है T30 लोकेशन से। तो जैसे जैसे रूरल एरिया जो टॉप 30 के जो लोकेशन है इंडिया के शहरों की, उनको छोड़कर जैसे जैसे गांव देहात में लोगों में समझ बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, उस हिसाब से ये फिर एयूएम यहाँ का भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो हमने ये पूरा डाटा यहाँ पे समझ लिया। अब हम चलते हैं, हमने बिजनेस भी समझ लिया, अब हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पर। कंपनी की मार्केट कैप है 53,047 करोड़ की। स्टॉक भी है 36.8 का। ROC 40.7%, जो कि बहुत ही सुपर है। और डेप्ट टू इक्विटी 0.02, जो कि जीरो के बराबर है। प्लेजिंग परसेंट है 0। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4%, डिविडेंड यील्ड 2.16% और प्रमोटर होल्डिंग 72% है ना। अब हम इनका पी रेशियो देखें तो मीडियन पी से ज्यादा है ना। अगर पी के बेस पे देखें तो वैल्यूएशन ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि काफी टाइम से मार्केट ने, यहाँ पे देखें हम, मीडियन पी इनका कितना आया था, अप्रैल 25 में आ गया था 24.6, और 2023 मार्च में आ गया था 18.7। 2024 तक जब मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई बना रहा था, तो वहां तक इनका था 34, इसी रेंज में था। तो अभी हाई क्यों है? इसका रीजन क्या होता है? जब मार्केट अच्छा खासा वो नहीं देता, रिटर्न नहीं देता, अच्छे खासे रिटर्न नहीं दे पाता, तो ऐसे में लोग म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालकर कमोडिटी यानी गोल्ड, सिल्वर इनकी तरफ भागने लगते हैं, रियल एस्टेट की तरफ जाने लगते हैं। तो उन चीजों का भी असर यहाँ पे पड़ता है ना। तो उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने की वजह से इनके नेट प्रॉफिट्स डाउन आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जून 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 332 करोड़ का। जून 2025 में देखें तो 396 करोड़ का था। इन चीजों का सीधा सीधा असर यहाँ पे पड़ता है।
है ना। जब लोग एक एसेट क्लास से पैसा निकाल कर दूसरी एसेट क्लास में पैसा लगाने लग जाते हैं, तो वो एसेट क्लास जो होती है तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। उस वजह से उस सेक्टर के जो कंपनी होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का सीधा सीधा असर यहाँ पे होता है। अगर हम इनके अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो दिसंबर 2024 में 588 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़ के हो गई 705 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 386 से 470 करोड़। ओपीएम परसेंट 66% था, वो 67% है, हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट 295 करोड़ से बढ़ के हो गया 404 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो ग्रोथ है ना। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चलें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो जो सेल्स 2014 में 774 करोड़ की थी, वो बढ़ के 2537 करोड़, 2500 करोड़ की हो गई है, बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340 करोड़ से बढ़ के मार्च 2025 में 1729 करोड़ का, और टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1653 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट देखें तो 271 करोड़ से बढ़ के हाईएस्ट एवर है 1443 करोड़। ओके। इन चीज़ों का सीधा सीधा असर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो रिजर्व 2014 में 1543 करोड़ का था, वो बढ़ के 3747 करोड़ का हो गया। कैश फ्लो में देखें तो मार्च 2015 में इनका कैश फ्लो जरूर माइनस में था, लेकिन 2016 से लेकर इनका 2025 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया जब इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में गया हो, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग है 73%, 73.66% थी 2023 मार्च में, वो घट के हो गई है 72.05%। और पब्लिक की होल्डिंग जो लगभग 12% यानी 11.97% थी, वो बढ़ के हो गई है 6.21%। मतलब ये होल्डिंग, अगर ये होल्डिंग पब्लिक ने भी बेची है और प्रमोटर ने भी बेची, तो वो खरीदी किसने है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एफ आई के पास होल्डिंग किसी टाइम पर 4.95% की थी, वो बढ़ के 7.90% हो गई, लगभग 3% से बढ़ी है। और डीआई के पास 9.41% से बढ़कर 13.83% हो गई है ना। अब अगर हम ये देखें कि अब इनका हमने देख लिया कि सेल्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा तो पब्लिक के पास सबसे कम शेयर होल्डिंग है, मतलब 83 से 84% के आसपास शेयर होल्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में। लेकिन हमने इसको पिक क्यों किया, उसका एक रीजन और भी है। फाइनेंशियल तो सुपर है ही, है ना। 1 अप्रैल 2026 से सेबी के नए म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस लागू हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, वो रेगुलेशंस क्या हैं कि अब म्यूचुअल फंड्स को अपने खर्चे टीईआर और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाने होंगे। हालांकि इससे मार्जिन्स पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन निप्पॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया है कि वो इसे मैनेज कर लेंगे। अगर हम इसके रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें चीज़ें मिलेंगी। इसका पॉजिटिव असर क्या होगा, छोटे शहर जो B30 वाला है में कमीशंस का नया फ्रेमवर्क निप्पॉन जैसे बड़े प्लेयर को मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद कर सकता है ना। फिर एक रीजन और है कि अभी माहौल बहुत बुलिश है। इंडिया में एसआईपी कल्चर है। एसआईपी होता है हम बैंक्स वगैरह में करवाते हैं, और म्यूचुअल फंड कल्चर जो हम म्यूचुअल फंड करवाते हैं बैंक्स वगैरह में,
बहुत बढ़ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं और भी जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कंपेयर करें तो अभी हम काफी पीछे हैं, है ना। फिर इस म्यूचुअल फंड वाले में और ईटीएफ्स में निप्पॉन लीडरशिप है, ईटीएफ्स और रिटेल्स बेस में, तो उन्हें टॉप पर रखेगी। फिर एक चीज और है कि इनका यूनिक इन्वेस्टर बेस जो कि 2.19 करोड़ था वहां पे, हमने अभी देखा था यहाँ पे 21.9 मिलियन, 2.19 करोड़ इनका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक नए लोग मार्केट में जुड़ते रहेंगे निप्पॉन का धंधा चलता रहेगा और ये ग्रो करता रहेगा, है ना। तो सारांश क्या है इस बात का? सारांश ये है कि जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ेगी, लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में पैसा लगाएंगे, ईटीएफ के थ्रू मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो इनका बिजनेस ग्रो करता रहेगा, है ना। फिर ये इनके पास गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स वगैरह भी इनके पास हैं। ओके, तो हमने बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि ये फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसकी है क्या। अभी हम इसके समझेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर, वैसे तो हमें ऑल टाइम हाई पर हमेशा स्टॉक में ट्रेड करने से बचना चाहिए, लेकिन जब एक ऐसी कंपनी हो जिसमें फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो, जिसका सीधा सीधा लिंक हो ग्रोथ से, तो हमें वहां पर ट्रेड करनी चाहिए। किस कंडीशन में? अगर ऑल टाइम हाई से ऊपर हमारा 35 से 40% गेन आ रहा है किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पर, पूरा फाइनेंशियल से एनालाइज करने के बाद और बिजनेस एनालाइज करने के बाद, तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये कप था और ये एक छोटा सा हैंडल फॉर्मेशन। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल फॉर्मेशन है। कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल फॉर्मेशन क्या होती है? जब कप विद हैंडल पैटर्न में एक से ज्यादा हैंडल हो तो उसे कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और इसके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं नॉर्मल कप विद हैंडल की तुलना में। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसने एक इस कैंडल पर ग्रीन कैंडल के साथ 10 जुलाई 2025 को ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी दिया था, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया था। कितने तारीख को? 15 जुलाई 2025 की कैंडल भी हम ले सकते हैं। अगर ये ना लें, अगर हम 15 जुलाई 2025 की कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मान के चलें, तो हम 16 जुलाई 2025 की कैंडल को ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल मान सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टॉक प्राइस ने हाई भी बनाया था, लगभग 20% के आसपास, यहाँ से ऊपर भी गया था नेक लाइन से, लेकिन फिर मार्केट में सेंटिमेंट्स की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, है ना। तो अभी हम देखें तो ये ऑलमोस्ट वहीं पर अवेलेबल है जहां पे ये जुलाई 2025 में था, नेक लाइन के पास। तो यहाँ पे हम दो ट्रेड कर सकते हैं। एक तो एवरेज ट्रेड। एवरेज ट्रेड क्या है? जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक प्राइस एक हाई बना देता है, वो हाई नीचे होना चाहिए इसके टारगेट से। जैसे ये टारगेट निकल के आ रहा था, इस टारगेट से नीचे होना चाहिए। जब उस हाई से स्टॉक प्राइस 10% नीचे आ जाए, इसको मैं समझाता हूँ आपको आसानी से। मान लो इसने ये हाई बनाया था यहाँ पे, है ना। हालांकि इसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, उससे पहले स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। तो जब भी ये स्टॉक प्राइस एक हाई बनाने के बाद 10% नीचे आ जाए, मान लो 10% आ गया, तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। मान लो ये यहाँ पे 10% आया, एवरेज ट्रेड करेंगे। वो एवरेज ट्रेड का टारगेट क्या होगा? वो एवरेज ट्रेड का टारगेट होगा, जैसे यहाँ पे ये आया भी था, मान लो हमने ये यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे ये हमारा
जहां से ये 10% गिरा था वहीं तक का हमारा टारगेट होगा। 97 डेज में 11% का रिटर्न दे दिया था, 3 महीने में, है ना। टारगेट अचीव होने से पहले अगर दोबारा 10% गिर जाए, तो यहाँ पे एक नया हाई बनाया था और वहां से 10% दोबारा गिर गया मान लो ये, है ना, तो वहां पे हम दोबारा एवरेज ट्रेड लेंगे। ये एवरेज ट्रेड हमारी तब तक चलती रहेंगी जब तक कि टारगेट अचीव नहीं हो जाता। टारगेट अचीव होने के बाद हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। तो मोटी मोटी बात ये है कि अभी हमारी इसमें दो ट्रेड है। कौन सी? एक तो मेन ट्रेड, अभी मैं एक बार ये साइड बैंक हटा देता हूँ। मेन ट्रेड में क्या है, एक तो जैसे ये अभी कितना डाउन चल रहा है, जो हाई बनाया था उससे 16% डाउन चल रहा है, तो एक तो हमारा ये होगा लगभग 19% के पास, जो एवरेज ट्रेड है हम इसको लेके चल सकते हैं, है ना। एक हमारी होगी यहाँ पे मेन ट्रेड, इसको अगर आज के क्लोजिंग प्राइस से देखें तो वो हमारी निकल के आती है लगभग 35%। तो यहाँ पे हम दो ट्रेड कर सकते हैं, 2% पैसा हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एवरेज ट्रेड में, और 2% हम कर सकते हैं मेन ट्रेड में। ओके, तो हमने बिजनेस भी समझ लिया, हमने फाइनेंशियल्स भी समझ लिए अब, और हमने टेक्निकल्स भी समझ लिया। हमने सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया। ओके, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी ही अच्छी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो, कितने भी अच्छे टेक्निकल्स हो, कितनी भी अच्छे फाइनेंशियल्स बिजनेस सब कुछ कितना ही क्यों ना अच्छा हो, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 5 से 6% ही। 5 से 6% ही मैक्सिमम हमें एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे ज्यादा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, और हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़कर हमारे साथ चीज़ों को सीख सकें, अच्छे से स्टॉक मार्केट सीख सकें, अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।